सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये मेरा न्यू चैनल है लर्नर्स मंत्रा 2.0। तो ये जैसे कि आपने देखा होगा, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहला वीडियो है इस चैनल पे टेक्निकली एकेडमिक फील्ड से। तो मैं आज से इसकी शुरुआत करने जा रही हूँ और इसमें मेरा मेन पर्पस ये होगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, बाकी चीज़ें भी पढ़ाऊँगी। और इसमें मेन मेरा टीचिंग स्टाइल क्या रहेगा कि मैं आपको स्टोरीज़ के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू चीज़ें याद कराने की कोशिश करूँगी। फ़नी कोई ट्रिक बना ली हमने, कोई कहानी से याद कर लिया, कोई हमने मेरा फॉर्टे है पॉलिटिकल साइंस। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी की है। ठीक है, नाउ आई एम परस्यूइंग फॉर माई PhD। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। A few moments later. इसी चीज़ का यूज़ करके मैं थोड़ा याद करना सीखी थी कि हाँ, मेरे को ये चीज़ें लंबे समय के लिए याद रहे। तो जैसे इसमें जो थॉर्नडाइक थे हमारे, उन्होंने कैट एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलो हम पहले कैट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और हम उस एक्सपेरिमेंट से क्या सीख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कैट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली थी, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया एंड यहाँ पे एक बाउल रखा और उसमें फ़िश रख दी थी। ठीक है, अब इस बिल्ली को नहीं पता इसमें फ़िश है, वो देख नहीं सकती इस फ़िश को, बट उसको वो स्मेल आ रही थी फ़िश की। ठीक है, सो वो इधर उधर हाथ पैर मारती है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ, मेरे को ये फ़िश खानी है। तो जब वो इस बड़े से बॉक्स में, ये तो छोटा सा बॉक्स दिखा रखा है, वैसे बहुत बड़ा बॉक्स था, तो जब वो इधर उधर घूम रही होती है ना, तो उसका पैर गलती से इस स्ट्रिंग पे लग जाता है। तो जैसे ही स्ट्रिंग पे वो पैर रखती है तो क्या होता है, ये जो बॉक्स है वो खुल जाता है एंड वो बिल्ली बाहर आके फ़िश खा लेती है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम कंटिन्यूसली मेहनत करें, ठीक है, और मतलब हार ना माने, तो हम भी अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जैसे बात तो सही है। ये इसका क्या था, ये बिल्ली के लिए इसका स्टिमुलस था। ठीक है, फिश क्या था, उसका स्टिमुलस, उसकी हंगर थी। ठीक है, स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम प्रभावित होते हैं, जो हमको अपनी तरफ खींचते हैं, जिसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब आप मान सकते हो आपका गोल जहाँ पे आपको पहुँचना है। ठीक है, तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा जैसे ये एक और एक्सपेरिमेंट था इसी का, जो मैंने आपको ये समझा दिया कि बिल्ली पहले बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, कि मैं कैसे इस फिश तक पहुंचूं, फिर वो इधर उधर हाथ पैर मारती है और कैसे वो बाहर निकल जाती है। तो इसी के बेसिस पे, पूरा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही जो थॉर्नडाइक्स थे, उन्होंने कुछ लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे कि कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो मेरा चैनल का नाम भी लर्निंग मंत्रा है, तो मैंने इसलिए लर्निंग से रिलेटेड जो लॉज मैं लेके आई हूँ, और अगले लेक्चर में हम अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में वो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रीडीनेस। लॉ ऑफ रीडीनेस क्या कहता है कि हमें पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, कि हम कुछ भी काम करना चाहे उसको हमारा विलिंगनेस होना चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं हम कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सक्सेस पाने के लिए। और जब आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगता है ना, तभी आप उस चीज़ को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मेरे को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि मैं ट्रिक्स और कहानियों से याद करती हूँ, खुद समझती हूँ चीज़ों को, पहले समझ लिया, फिर मेरे को याद भी रखना है तो मैं उसके लिए कोई कहानी फ्रेम कर लूँगी। ठीक है, जैसे मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाती थी, कॉल पे हम बात कर लेते थे या कॉलेज में मिल लेते थे, तो हम क्या करते थे, जैसे आपस में बात करते करते हम ना कोई ट्रिक बना लेते थे, तो उससे हमें जल्दी याद हो जाता था और पेपर तक भी याद रहता था। पेपर के बाद भी अभी तक भी मुझे याद है काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे होते हैं, बेसिकली UGC नेट का पेपर, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, उसका मेन कंटेंट हम उसी का रखेंगे, लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें भी हम साइड बाय साइड करते रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के अलावा। ठीक है, एंड देन वो हो गया लॉ ऑफ रीडीनेस, कि हमें पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो हमने पढ़ा उसको हम एक्सरसाइज में लेकर आए, मतलब उसको हम प्रैक्टिस करें, बार बार चीज़ों को समझे और उसी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ देना, बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है। एंड तीसरा, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो मुझे इम्प्लीमेंट करना है। क्या हम जो पढ़ रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, MCQs लगा के, या रियल लाइफ में कोई आपको वैसी चीज़ दिखी जो आपने पढ़ी हुई थी तो वहाँ पे अपना दिमाग लगा के वो। तो ये 3 चीज़ें तो उन्होंने प्राइमरी लॉज में बताई। ठीक है, जो हमारे प्रायोरिटी लॉज होते हैं। उसके अलावा कुछ उन्होंने सेकेंडरी लॉज भी बताए, जो कि मेरे को भी काफ़ी अच्छे लगे। इसके अलावा और भी लॉज थे, बट जो मेरे को अपनी रियल लाइफ से मैं रिलेट कर पाई, वो लॉज मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी, कि अब आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी रखना है। ठीक है, आपको ये चीज़ पहले पढ़नी है या ये चीज़ पहले पढ़नी है। जैसे हमारा जो 2 चैप्टर है PSIR में, जो पॉलिटिकल साइंस वाले भी पढ़ते हैं, UGC नेट वालों को पता भी होगा, जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी एक चैप्टर है और दूसरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक चैप्टर है। तो दोनों जो चैप्टर्स हैं आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। तो वैसे ही हमें उसको
पहले जब तक हम पॉलिटिकल थ्योरी नहीं समझेंगे फिर हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर नहीं समझ आएंगे। जब तक हम लिबर्टी इक्वालिटी क्या होती है, लिबरलिज्म क्या था, तब तक हम पूरी आइडियोलॉजी नहीं समझेंगे, तो वो जो हम थिंकर पढ़ने बैठेंगे उनका, तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आएगा। तो वैसे ही लॉ ऑफ प्राइमेसी ये कहता है कि पहले जो चीज़ हमें पहले समझनी है वो आप पहले रखो, ठीक है। फिर लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंसी क्या होती है कि जो हमने अभी जल्दी जल्दी चीज़ें सीखी हैं, मतलब पास्ट में, रिसेंट पास्ट में कोई हमने चीज़ सीखी है, जैसे मैंने कुछ कल पढ़ा, ठीक है, तो मुझे वो आज भी याद रहेगा, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद हो सकता है भूल जाऊँ। जैसे ये जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था, अगर ये बिल्ली को बॉक्स से बाहर निकाल दिया जाए और उसको 10 दिन बाद दोबारा इस बॉक्स में डाला जाए तो वो भूल जाएगी कि अच्छा मेरे को लीवर प्रेस करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसको वो रोज़ बॉक्स में रख रहा है, बिल्ली को उसने पैट माना हुआ है, ठीक है, तो वो रोज़ इसमें रह रही है, तो 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन वो खुद ब खुद सीख जाएगी, हाँ मेरे को ये लीवर प्रेस करूँगी तो मेरे को ये फिश मिलेगी। तो ये लॉ ऑफ रिसेंसी कहता है। देन लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस आपका गोल कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, जितना आपका गोल स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आप उसकी तरफ प्रभावित होगे, ठीक है। जैसे मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो मेरे को ये क्लियर है कि हाँ मुझे ऑफिसर बनना है, तो मैं जितना ज़्यादा उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं निष्ठावान रहूँगी, उतना ज़्यादा मैं उसके लिए मेहनत करूँगी। तो ये क्या है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो क्या सच्ची में वो आपके लिए मायने रखती है या नहीं। फोर्थ लॉ ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, कि अब जैसे ये बिल्ली थी तो उसने बहुत मल्टीपल रिस्पॉन्स किए, वो इधर भी गई, जैसे ये मल्टीपल रिस्पॉन्स कर रही है ना, पहले वो ऐसे निकलने की कोशिश करी, फिर वो पूरे लेट गई, ठीक है, देन उसने ये स्ट्रिंग खींचने की कोशिश करी जाए, तो जैसे ही उसने स्ट्रिंग खींची तो ये अपने गोल तक पहुंच गई। वैसे ही हमारी रियल लाइफ में भी यही होता है कि हम पहले बहुत अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में हमारा पेपर जो है क्रैक हो गया। क्यों? हमने स्ट्रैटेजी सीखी कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कि अच्छा मैं ऐसे करूँगी तो नहीं निकल पाऊँगी, मैंने लेट के कोशिश करी तब भी मैं नहीं निकल पा रही, लेकिन जब मैंने उसको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी तो मैं उस चीज़ से क्या हो गई, बाहर आ गई। तो ये था। देन इसके बाद हमारा जो फोर्थ लॉ है वो है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होती है, अब जैसे इसमें एक और एक्सपेरिमेंट था कि जैसे ये वाला था, तो ये बॉक्स तो चलो आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन इसकी जैसे यहाँ पे बिल्ली बनी हुई है, ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है ना वो यहाँ पे है, अब उसको इतनी ऊंची स्ट्रिंग है, ठीक है, अब उसको पता है कि मेरे को ये स्ट्रिंग खींचने से मेरे को ये यहाँ पे जो फिश पड़ी है वो मुझे मिल जाएगी। अब बिल्ली तो क्रॉल करती है, राइट, तो अब उसको हमें अगर बिल्ली को खड़ा होना सिखाना है, या फॉर एग्जांपल डॉग को ऐसे खड़ा होना सिखाना है, तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं ना कि बॉल दिखा दी या फिर उसको कोई हड्डी दिखा रहे हैं, ठीक है, तो या बिल्ली के सामने आप फिश लेके खड़े हो जाओ, तो क्या कोशिश करेगी, वो खड़े होने की कोशिश करेगी कि मैं कैसे उस तक पहुँचूँ। तो हम ऐसे, अब जब तक बिल्ली 4 पैरों पे चल रही थी, हमने उसको 2 पैरों पे खड़ा होना भी सिखा दिया, कैसे, उसको स्टिमुलस देके, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव शिफ्टिंग का लॉ, कि जो अभी तक हम चीज़ें कर रहे थे उसको हमने चेंज किया और हम उसको अपनी पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाया और शिफ्ट किया। देन लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन ये कहता है कि जब आप कोई चीज़ सिमिलर होती है ना तो उसको आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। जैसे जो आपने चीज़ पहले पढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने मार्क्सिज्म की थ्योरी पढ़ी हुई है, और जब आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तब आपने उसको कनेक्ट किया कि वो सिमिलर चीज़ें थी, अच्छा हाँ मैंने वहाँ ये पढ़ा था और यहाँ पे भी ये चीज़ है। जब आप उसको कनेक्ट करते हो, सिमिलैरिटी बांधने की कोशिश करते हो, तो आप और जल्दी याद कर पाते हो। तो ये थे कुछ लॉज थॉर्नडाइक के। अब मैं आपको अपना थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल का बता देती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ। ये तो हमने बेसिक पढ़ लिया, ठीक है, तो ये तो मेरा यहाँ से मैंने थोड़ा सा अपना साइकोलॉजी का ये लॉ है, वहाँ से थोड़ा सा अपना इंस्पिरेशन लिया था। देन तो आज हम जैसे एक थिंकर पढ़ते हैं, CB मैकफियरसन, जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। तो ये लिबरलिज्म के थिंकर थे, लिबर्टी की इन्होंने बात की थी, इक्वालिटी की बात की थी, डेमोक्रेसी की भी बात की थी। अब जब हम आपने पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस देखा होगा, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, देन सिटीजनशिप है, देन डेमोक्रेसी है। तो हर जगह पे पहले आप लिबर्टी पढ़ोगे फिर इक्वालिटी पढ़ोगे। तब CB मैकफियरसन आपने वहाँ पे भी पढ़ा, CB मैकफियरसन जब आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा, फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा मैंने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा था, मैं इसको एक जगह लेके क्यों ना पढ़ लूँ, जहाँ जहाँ CB मैकफियरसन के जो थॉट्स हैं उसको एक जगह कंबाइन करके फ्लो चार्ट से या माइंड मैप से उसको और अच्छे से याद किया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने बच्चा क्यों लगाया है, ठीक है, ये कार्टून, तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी इसको याद करने के लिए, कि CB मैकफियरसन के थॉट्स को याद करने के लिए। तो CB क्या है यहाँ पे, CB, ठीक है, CB मैकफियरसन का पूरा नाम था, तो मैंने इसका CB का क्या बना लिया, क्रिएटिव
बच्चा, ठीक है। जो सीबी मैकफियरसन था वो एक क्रिएटिव बच्चा था और इसके नाम में सन भी आ रहा है, तो ये किसी का बेटा था, ठीक है, सीबी मैकफियरसन। वो उसका जो बेटा था वो बहुत क्रिएटिव बच्चा था, तो ये थोड़ा बच्चा जो है क्रिएटिव लग रहा है ना, किसी कोट पैंट पहना हुआ है एंड ऑल, सो इसलिए। तो अब इसका याद करते, क्रिएटिव बच्चा मैंने इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्रिएटिव फ्रीडम का। तो क्रिएटिव फ्रीडम से ही ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इंटरलिंक करते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। क्रिएटिव फ्रीडम का उसका क्या मतलब था, कॉन्सेप्ट क्या था क्रिएटिव फ्रीडम का, तो बोलता है क्रिएटिव फ्रीडम वो होती है मतलब एक रियल फ्रीडम, जो कि हमारी कैसे मिलेगी हमें, क्रिएटिव फ्रीडम बोले या रियल फ्रीडम बोले, मैकफियरसन की बात कर रहा है। तो रियल फ्रीडम हमें कैसे मिलेगी, जब हम डेवलपमेंट लाएंगे अपनी फ्रीडम में। तो इसी के को वो बोलता है कि डेवलपमेंट एज पावर या डेवलपमेंटल फ्रीडम। अब इसका क्या मतलब है, वो ये बोलता है कि जब हम अपनी पोटेंशियल, जो हमारे में पोटेंशियल है, जब अपनी पोटेंशियलिटीज़ को हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, डेवलपमेंटल पावर का कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो पावर है वो डेवलप कब होगी, जब हम अपनी पोटेंशियलिटीज़ को, जैसे मेरा कुछ पोटेंशियल है, मेरा पोटेंशियल था, मैं अभी अपने फ्रेंड्स को ही पढ़ा रही थी या मैं खुद ही पढ़ रही थी, खुद ही ट्रिक्स से याद कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि हाँ मेरे में पोटेंशियल है कि मैं कैमरा को फेस कर सकती हूँ, सबके सामने आके भी बोल सकती हूँ, ऑल्दो आई एम थोड़ा सा नर्वस, बट हाँ दिस इज़ फर्स्ट वीडियो, तो अगली बार से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। काम बीच में जो आते जाते कॉन्सेप्ट है वो भी मेरे मतलब ऐसे भूल जा रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं आई एम फेसिंग द कैमरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इससे पहले मैंने Geo4 सिविल सर्विसेज एक चैनल है जिस पे आलोक सर पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी लक्ष्मीकांत की, देन इकोलॉजी पढ़ाई थी, ठीक है, और पूरा मतलब उसमें पढ़ाया था। फिर मैंने एक नया चैनल खोला था स्कॉलर्स मंत्रा, उसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इकोलॉजिज्म ये सब पढ़ा रखा है। पर उस बात को ना कुछ 5-6 महीने हो चुके हैं, ठीक है, और जो मेरा पॉलिटी जिसमें मैं लक्ष्मीकांत पढ़ाई थी उसको मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। तो हाँ वापस आ रही हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगता है। Not bad, not bad. सो ये पढ़ते हैं हम, क्रिएटिव बच्चा जो है हमारा वो क्रिएटिव फ्रीडम की बात करता है। कौन क्रिएटिव बच्चा, सीबी मैकफियरसन। एंड ये बोलते हैं क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कि रियल फ्रीडम वही है जो कि डेवलपमेंटल पावर पे बेस्ड हो, ठीक है। रियल फ्रीडम को वो डेवलपमेंटल पावर बोलते हैं या डेवलपमेंट एज पावर या डेवलपमेंटल फ्रीडम बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं। डेवलपमेंटल फ्रीडम का क्या मतलब था, जो मैंने बताया कि अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना है, और जब आप अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाते हो, देन आपको उस पोटेंशियल का यूज़ अपना गोल अचीव करने के लिए यूज़ करना है। कि मेरा कुछ गोल है, ठीक है, तो मेरा गोल था कि मेरे को नेम एंड फेम चाहिए, ठीक है, मेरे को टीचर बनना है या मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो मैंने क्या किया, अपना पोटेंशियल, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, मैं और चीज़ें सीखूंगी आपके साथ, तब फिर मेरा क्या जो गोल है प्रोफेसर बनने का, टीचर बनने का, तो वो और ज़्यादा क्या होगा, उसके और मैं करीब जाती जाऊंगी। तो ये था डेवलपमेंटल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कि हमें अपनी पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है, एंड देन उस पोटेंशियल का यूज़ हमें किसके लिए करना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो सेल्फ अटेनमेंट गोल्स हैं उनके लिए। ऐसा ये कौन बोलते हैं, सीबी मैकफियरसन बोलते हैं। एंड फिर वो इसी में वो बोलते हैं डेवलपमेंटल फ्रीडम को वो किससे कनेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट एज पावर से, कि जो डेवलपमेंट जो है वो एज पावर का कॉन्सेप्ट है, कि यानी कि जो हम पावर है उसका डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है। जब हम अपने पावर का डेवलपमेंट करेंगे तभी हम रियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, जो कि हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है। अब कोई मान लो कोई क्रिएटिव बच्चा है, ये सब बातें कौन कर सकता है, क्रिएटिव बच्चा ही कर सकता है कि हाँ मुझे क्रिएटिव बच्चा क्या, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी डेवलपमेंटल पे फोकस करते हैं, अपनी पावर पे फोकस करते हैं, तो ये सब चीज़ें। देन सीबी मैकफियरसन पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, ये तो उनका क्या लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। अब अपने वो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में किसका बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, कि जो एक इंडिविजुअलिज्म की हमने बात की थी ना लिबरलिज्म में, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, अपनी पुरानी प्लेलिस्ट का, जो दूसरे चैनल्स की भी हैं, तो आप वो देख सकते हो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट में। तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म मतलब इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देना, कि इंडिविजुअल खुद का ओनर है, ठीक है, ये वो बोलते हैं। एंड इंडिविजुअल को मतलब सोसाइटी के लिए भी उसका क्या रोल होता है, सोसाइटी को डेवलप करने में क्या उसका रोल होता है, वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट में सीबी मैकफियरसन बताते हैं। तो जो हमारा क्रिएटिव बच्चा है वो बहुत पॉजिटिव है अपने आप को लेकर, वो डेवलपमेंट करना चाहता है, वो लिबर्टी लाना चाहता है, वो इक्वालिटी लाना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चल रही है कि हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो ये ऐसे। देन कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर भी सीबी मैकफियरसन का, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि, और इन्हीं जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इससे कोई स्टेटमेंट भी आएगी ना, तो आप समझ जाओगे अच्छा
ये थॉट है, तो इसका मतलब ये सीबी मैकफियरसन ने बोला होगा। तो कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर जो है सीबी मैकफियरसन के अलावा गांधी और हैना एरेंट ने भी दिया है। तो जब हम गांधी और हैना एरेंट पढ़ेंगे तब उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो क्योंकि अब पावर की बात मैंने आपको बता दिया कि पावर चाहता है जो हमारा क्रिएटिव बच्चा है, देखो इसको पावर चाहिए ना, पेंट कोट पहन के खड़ा हुआ है कि नहीं मुझे तो पावर चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर देता है सीबी मैकफियरसन। एंड उसके अलावा वो रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात करता है। अब जो हमारी क्रिएटिविटी है वो कहता है कि अब मेरे को, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, डेवलपमेंटल फ्रीडम में वो क्या आता है, हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करना चाहता है, राइट। तो हाईएस्ट पोटेंशियल वो कैसे अचीव करेगा, जब तक वहाँ उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी होगी तभी तो वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा, तभी तो वो अपना पोटेंशियल और इंक्रीज़ कर पाएगा। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, अगर मेरे को डेवलपमेंट चाहिए, मुझे पावर चाहिए, तो मुझे डेमोक्रेसी चाहिए उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो हम देखो कनेक्ट कर रहे हैं इसके सारे थॉट्स। तो जिसमें कौन सा वो बोलता है, रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो सीबी मैकफियरसन का क्या है, हमारा जो क्रिएटिव बच्चा है उसका है रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, जिसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो उनकी बुक है उनका नाम है डेमोक्रेटिक फ्रीडम एसेज इन रिट्राइवल, ठीक है। इसकी बुक है सीबी मैकफियरसन की, डेमोक्रेटिक फ्रीडम एसेज इन रिट्राइवल। सो उसी में ये कॉन्सेप्ट देते हैं वो रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। देन लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स। तो अभी हमने पढ़ा लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, ये सारा फ्रीडम, और इक्वालिटी में हमने पढ़ा पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म कि हर इंडिविजुअल जो है आपस में इक्वल है, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए एक्सेट्रा। देन लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। लिबर्टी है तो इक्वालिटी भी होनी ही चाहिए, ऐसा कौन बोलते हैं, सीबी मैकफियरसन लिबर्टी और इक्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स बोलता है। इसके अलावा एफ हाइक ने भी इसको यही चीज़ बोली है। और तो अब हम बात करते हैं, इसका मैंने आपको बताया था कि रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दी थी, तो उसमें उसने क्या बोला था, और उसकी बुक थी क्या, डेमोक्रेसी एसेज इन रिट्राइवल। तो उसमें वो 3 चीज़ें बताते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में। तो बोलते हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी है वहाँ पे एक और ह्यूमन टच देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचें, ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा और ह्यूमैनिटी लाओ, थोड़ा और वेलफेयर के बारे में भी सोचो, इंडिविजुअल के बारे में ना सोच के थोड़ा वेलफेयर के बारे में भी सोचो। क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को लेकर बहुत पॉसेसिव है, हमारा जो क्रिएटिव बच्चा है वो अपने आप को लेकर क्या है, बहुत पॉसेसिव है। तो वो अपने डेमोक्रेसी में 3 चीज़ें बताते हैं कि लिबरल, सब में कुछ ना कुछ वो कमियाँ बताते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें थोड़ा ह्यूमन टच लाने की ज़रूरत है, जब तक ह्यूमन टच नहीं आएगा मैं अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाऊँगा। दूसरा कि जहाँ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ भी एक बार के बाद वो क्या बन सकती हैं, डेमोक्रेसीज बन सकती हैं। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को थोड़ा सा फेवर में जाके बोलता है कि हाँ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ भी डेमोक्रेसी बन सकती है आगे जाकर अगर वो चाहें, ठीक है। वहाँ पे भी हमें वो अपनी क्रिएटिविटी लेकर आता है। देन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तो वो बोलता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो एक्ट करती हैं इन अकॉर्डिंग्स टू द आइडियल्स ऑफ हिस्टोरिकल थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्टोरिकल थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी क्या, जो डेमोक्रेसीज की थ्योरीज हिस्ट्री से चलती आ रही हैं, ठीक है। पहले लिबरल डेमोक्रेसी थी, उससे पहले एरिस्टोक्रेसी थी, डिक्टेटरशिप थी, तो इन सब से हमने कुछ ना कुछ सीखा एंड देन हम उसकी थ्योरी से सीख के ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने उससे अपनाया है, ठीक है। जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमारा इंडिया वगैरह भी आता है ना, एशिया आता है, तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी से ही सीखा था, या जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी, उससे अपनी आइडियोलॉजीज ली थी, उनकी जो डेमोक्रेसी देख के हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी डेमोक्रेसी अच्छे से ला सकती हैं, कैसे, अगर वो दूसरी जो हिस्टोरिकल थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी है उससे वो सीखें। देन यहाँ पे वो मैकफियरसन डेमोक्रेसी की थ्योरीज़ को कैटेगराइज करते हैं क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज़ में। क्लासिकल थ्योरीज में वो प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और मॉडर्न थ्योरीज में वो एलिटिस्ट और प्लूरलिस्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि मैंने कैसे याद किया था और मैं कैसे समझाती हूँ, मैं कैसे याद करती हूँ चीज़ों को ट्रिक्स के थ्रू, कहानियाँ बना के, ठीक है। अभी इसकी 3-4 बुक्स हैं जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर या मतलब एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, जैसे कि द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, देन डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल, जिसमें उन्होंने रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दिए था, और जो 3 वेरिएंट्स बताए मैंने, ये 3 उसमें इस बुक में दिए थे। रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक। तो ये पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि हमारा क्रिएटिव बच्चा बहुत पॉजेसिव था, तो उसकी ये थ्योरी हो गई। मैंने तो ये सारी बुक इनकी है, मैकफियरसन की है, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से याद रखना, डेवलपमेंट एज पावर, ठीक है। क्योंकि हमारा क्रिएटिव जो बच्चा है, जो हमारी, उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए, और पावर क्यों चाहिए, ताकि वो डेवलपमेंट ला सके, ठीक है।
और डेवलपमेंट कैसे लाएगा, ताकि वो डेमोक्रेसी के थ्रू वो डेवलपमेंट ला सकता है, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी भी लाना चाहता है। तो ऐसे एक कहानी हो गई और हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना।